नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस के बारे में बतला रही हूँ। सुभाष चंद्र बोस के वंश का मूल निवास स्थान बंगाल का 24 परगना जिला है, परंतु उनके पिता श्री जानकी नाथ बहुत वर्षों तक कटक उड़ीसा में ही काम करते रहे और वहीं 23 जनवरी 1897 को सुभाष बाबू का जन्म हुआ। उनके पिता अंग्रेजी शिक्षा के विशेष पक्षपाती थे, इसलिए उन्होंने अपने सभी बच्चों को आरंभ से ही कटक के यूरोपियन स्कूल में शिक्षा दिलवाई और बाद में यूरोप भेजकर उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था की। सुभाष बाबू ने मैट्रिक तक की शिक्षा कटक में पाई और उसके पश्चात कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल होकर उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। लेकिन इसी बीच में एक घटना घटी, वो यह है कि एक बार वे किसी आध्यात्मिक गुरु की खोज में घर वालों को बिना कुछ कहे घर से चले गए और हरिद्वार, वृंदावन, काशी, बुद्धगया आदि स्थानों में घूम फिर कर वापस आ गए। इस यात्रा में उनको यही अनुभव हुआ कि इस समय देश में आध्यात्मिकता का ऊपरी ढांचा मात्र रह गया है, उसका सार तत्व निकल चुका है। जितने भी साधु सन्यासियों से वे मिले, उन सब ने ग्रंथों की पढ़ी हुई बातें तोते की तरह सुना दी, पर व्यवहारिक जीवन में उनका कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। घर लौटने पर इन्होंने माता को बहुत दुखित अवस्था में देखा, क्योंकि जगह जगह ढूंढा गया, इनको कहीं इनका नहीं पता चला, तो माता ने इनके बचने की आशा ही छोड़ दी थी कि कभी फिर वो मिल पाएंगी, और इसी शोक में पड़े पड़े वो बीमार हो गई थी। तो अपनी माता को सुभाष बाबू ने बहुत समझा बुझाकर फिर ऐसा काम कभी न करने की प्रतिज्ञा करके उनको श्राद्ध किया। पिता का व्यवहार तो बहुत सहानुभूतिपूर्ण था, शोक तो उनको भी बहुत हुआ, पर वे अपने पुत्र के उच्च विचारों और धर्म भावना का मूल्य समझते थे। सुभाष चंद्र बोस को छोटी आयु से ही यह अनुभव हो गया कि मानव जीवन केवल खाने पीने और भोग करने के लिए नहीं है, वरन भगवान ने हम सबको इस जगत में किसी उच्च आदर्श की पूर्ति के लिए ही भेजा है। और ऐसी अंतरात्मा से जो उनकी आवाज़ निकली, तभी तो उन्होंने देश उद्धार के लिए इतना त्याग और साहसपूर्ण कदम उठाया, जिससे आज तक उनका यश देश भर में फैल रहा है। तीर्थ भ्रमण से लौटकर घर वालों की इच्छा अनुसार सुभाष बाबू ने फिर पढ़ना आरंभ कर दिया। कॉलेज में पढ़ते उनको थोड़ा ही समय हुआ था कि वहाँ के एक अंग्रेज अध्यापक ने किसी भारतीय छात्र को गालियाँ दे दी। जातीयता के अभिमानी सुभाष बाबू को यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने समस्त विद्यार्थियों को संगठित करके कॉलेज में हड़ताल कर दी। इससे कॉलेज के अधिकारीगण, जो अधिकांशतः अंग्रेज ही थे, इनसे बहुत असंतुष्ट हुए। इन पर गाली देने वाले प्रोफेसर को पीटने का दोषारोपण किया गया और कॉलेज से भी बाहर निकाल दिया गया। इसके पश्चात वे अपने पिता के पास कटक चले गए और 2 वर्षों तक वहीं रहे। अंत में श्री आशुतोष मुखर्जी के प्रयत्न से, जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उनको फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ने की अनुमति मिली और सन 1918 में बीए पास करके वे एमए में दाखिल हो गए। इनके पिता और घर वालों की इच्छा थी कि ये विलायत जाकर आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करें। सुभाष चंद्र सरकारी नौकरी के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं थे, परंतु घर वालों के बहुत दबाव देने से वे विलायत चले गए। विलायत जाने के पीछे उनका एक उद्देश्य यह भी था कि विदेश जाकर अपने ज्ञान और अनुभव को परिपक्व करें। वे जानते थे कि जब तक हम संसार की दशा का निरीक्षण करके विदेशियों की शक्ति और अपनी निर्बलता का कारण नहीं समझ लेते, तब तक देश उद्धार का कोई भी प्रभावशाली उपाय किया जा सकना संभव नहीं है। इंग्लैंड पहुंचकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करने लगे, पर वहां भी उनका जो ध्यान था वो सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने के बजाय भारतीय समस्याओं की ओर ही अधिक था। वहां पर इंडियन मजलिस नाम की भारतवासियों की एक संस्था है, जिसका प्रति सप्ताह एक अधिवेशन होता है और बीच बीच में बाहर के प्रसिद्ध वक्ताओं को भी बुलाया जाता है। एक बार श्रीमती सरोजनी नायडू ने युवकों का साम्राज्य विषय पर भाषण दिया था और इनके जाने से कुछ दिन पूर्व ही एक बार श्री पियर्सन का व्याख्यान भी इनको जाने के कुछ ही दिन बाद मिला था सुनने को। सुभाष बाबू के आने के कुछ समय पहले ही वहां पर श्री तिलक महाराज भी पधारे थे। सरकार के इंडिया ऑफिस ने उसमें बाधा डालने की बड़ी चेष्टा की, पर सफलता न मिल सकी। सुभाष चंद्र ने इंग्लैंड में अंग्रेजी जाति की उन्नति के कारणों पर ध्यान दिया और उनमें जो बातें उनको लाभदायक जान पड़ी, उनके विषय में तुरंत अपने भारतीय मित्रों को सूचित किया, ताकि वे भी
उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने को देश सेवा के अधिक से अधिक उपयुक्त बनाएं। इस प्रकार संसार के अग्रणी और महान जाने वाले देश में पहुंचकर वहां की चमक दमक और 50 तरह के नए नए आकर्षणों से बचकर सुभाष बाबू अपने देश और देशवासियों की चिंता में ही लगे रहते थे। इंडियन मजलिस में जिस दिन श्रीमती नायडू का भाषण उन्होंने सुना, उसी दिन उन्होंने लिखा, आज आनंद से मेरा कलेजा 10 हाथ फूल गया। मैंने देखा कि आज भी भारत की जो रमणी है उसमें इतनी शिक्षा दीक्षा और गुण और चरित्र पाया जाता है कि वह पाश्चात्य जगत के सामने खड़ी होकर आत्म परिचय देने में समर्थ है। सुभाष बाबू के पिता ने उनको विलायत इस आशा से भेजा था कि वे ICS की उच्च परीक्षा पास करके कोई बड़ी सरकारी नौकरी पाएंगे, पर हुआ इसका उल्टा। वे तो उल्टा अंग्रेज के कट्टर विरोधी बन गए। ICS की परीक्षा पास करके भी सरकारी नौकरी को छोड़ देने वाले सबसे पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस ही थे। उसी समय गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के अन्यायपूर्ण नियमों के विरुद्ध सत्याग्रह संग्राम छेड़ दिया था और वकील, विद्यार्थी, सरकारी नौकरों सभी से सरकार के साथ असहयोग करके उसका संचालन कठिन बना देने की अपील की थी। अतः सुभाष बाबू ने भी बड़ी सरकारी नौकरी मिलने का निश्चय हो जाने पर भी उससे त्यागपत्र दे दिया और राजनीतिक संग्राम में कूद पड़े। उधर बंगाल के नेता श्री चित्तरंजन दास ने भी लाखों रुपए आमदनी की बैरिस्टरी को त्याग कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। सुभाष बाबू के त्याग को जानकर उनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनको नवस्थापित नेशनल कॉलेज का अध्यक्ष तथा अपने दैनिक समाचार पत्र का संचालक नियुक्त कर दिया। इधर देशबंधु दास के त्यागमय जीवन से सुभाष बाबू भी बहुत प्रभावित हुए और पूरी शक्ति के साथ आंदोलन में कूद पड़े। वे श्री चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सुभाष चंद्र को देश के राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रेरणा देने और बाद में मार्गदर्शन करके एक उच्च श्रेणी का नेता बनाने का श्रेय मुख्यतः देशबंधु चित्तरंजन दास को ही है। सुभाष बाबू के इस प्रकार बढ़ते हुए प्रभाव और आंदोलन की तीव्रता को देखकर सरकार बहुत डर गई। कुछ ही समय पश्चात देशबंधु दास और सुभाष बाबू दोनों को पकड़कर मुकदमा चला दिया और उनको 6 महीने की कैद की सजा दे दी। जेलखाने में सुभाष बाबू श्री चित्तरंजन दास के साथ ही रहते थे और स्वयं भोजन बनाकर उन्हें खिलाते थे। दास बाबू भी उन्हें पुत्र की तरह स्नेह करते थे और उनको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते थे। सुभाष बाबू के प्रभाव को इस प्रकार बढ़ते देखकर सरकार को उनसे बहुत डर हो गया। वे बड़े निडर और साहसी थे और अपने भाषणों में सरकार की कड़ी आलोचना करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। इससे भारतीय प्रजा में जो अंग्रेजों के प्रति विद्रोह भावना बहुत तगड़ी हो जाती थी और अंग्रेजी सरकार का प्रभाव क्षीण होता था। दूसरी बात यह भी थी कि सरकार को अपने जासूसों से यह खबर मिली कि सुभाष केवल कांग्रेस और युवक दल का ही आंदोलन नहीं चलाते, वरन बम और पिस्तौल चलाने वाले क्रांतिकारियों से भी छिपे तौर पर संबंध रखते हैं। अतः कुछ समय तक कलकत्ते की जेल में रखकर उनको मांडले बर्मा की जेल में भेज दिया गया, जहां के जेल में माने वो अकेले ही रहे और उस एकांतवास में वहां पर उनको माने धार्मिक साहित्य वो पढ़ करके अपना समय व्यतीत करते थे और जिसका प्रभाव उन पर बहुत कल्याणकारी सिद्ध हुआ। परंतु बर्मा की जो जलवायु थी वो भारतीयों के अनुकूल नहीं थी, अतः कुछ ही समय बाद वे अस्वस्थ रहने लगे। इधर देशबंधु दास की उसी समय मृत्यु का समाचार उनको वहाँ मिला। इससे भी उनको बहुत दुख हुआ और इसका प्रभाव भी उनकी मानसिक अवस्था और स्वास्थ्य पर बहुत खराब पड़ा। रहन सहन और खान पान में बहुत परिवर्तन हो जाने से इन्हें कई प्रकार की उदर व्याधि भी हो गई और धीरे धीरे निर्बलता इतनी बढ़ गई कि वे अधिकतर चारपाई पर पड़े रहने लगे। जब यह समाचार भारत पहुंचा तो जनता में रोष की एक लहर व्याप्त हो गई और लोग सरकार पर दोषारोपण करने लगे कि वह देश के प्रसिद्ध नेताओं को इसी प्रकार जेल में घुला कर मार डालना चाहती है। इधर मांडले जेल में बहुत अधिक बीमार हो जाने के कारण सरकार ने सुभाष बाबू को छोड़ने का हुक्म दे दिया। कलकत्ता कांग्रेस के अवसर पर सन 1929 में ये स्वयं सेवक दल के कमांडर बनाए गए।
उस समय वे फौजी पोशाक में थे और प्रेक्षकों का कहना था कि इतना संगठित और अनुशासित स्वयंसेवक दल पहले कभी नहीं देखा गया था। इस अधिवेशन में सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर यह चेष्टा की कि कांग्रेस में देश की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास हो जाए, पर महात्मा गांधी और कांग्रेस के सभापति पंडित मोतीलाल ने 1 वर्ष की मोहलत सरकार को और देने का आग्रह किया, जिससे सुभाष बाबू का प्रस्ताव पास नहीं हो सका। इसी वर्ष लाहौर जेल में क्रांतिकारी दल के कैदी श्री यतीन्द्र नाथ ने 63 दिनों तक भूख हड़ताल करके प्राण दे दिए। इस पर कलकत्ते में बड़ा जोश पैदा हो गया और शहीद के शव को बड़ी धूमधाम से निकाला गया। इस अवसर पर सुभाष बाबू ने एक जोशीला भाषण दिया, जिसके कारण इनको फिर गिरफ्तार करके पुनः 6 मास के लिए जेल भेज दिया गया। इस प्रकार कई बार मुकदमा चलाकर जेल भेजते भेजते जब सरकार थक गई तो उसने उनको भारत रक्षा कानून में नजरबंद कर दिया। इस हालत में उनका स्वास्थ्य पुनः खराब हो गया। इस पर जनता ने जब आंदोलन किया तो उन्हें पहले लखनऊ और बाद में मुवाली भेजकर इलाज कराया गया, पर इससे भी कोई फायदा न जान पड़ा तो सरकार ने प्रस्ताव किया कि वह उनको छोड़ने को तैयार है, बशर्ते ये जेल से निकलते ही इलाज कराने विदेश जाएं। इष्ट मित्रों के समझाने बुझाने पर उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया और एक खास हवाई जहाज द्वारा उन्हें स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। विदेश में रहकर भी उन्होंने देश सेवा का कार्य बंद नहीं किया। सन 1934 में जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर दिया तो उन्होंने उसके विरोध में एक तार महात्मा गांधी को भेजा और कहा, आप इटली जाकर मुसोलिनी और आयरलैंड के डी बेलेरा से मिले। ये दोनों अपने देश की स्वाधीनता के लिए लड़े थे। इसी बीच सुभाष बाबू के पिता बहुत बीमार हो गए। उनकी इच्छा थी कि सुभाष को अंतिम समय में देख ले। इधर सुभाष बाबू भी उनके दर्शनों को आकुल हो उठे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी सरकार ने उनको भारत लौटने की अनुमति नहीं दी। तब ये सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करके भारत आ गए और जहाज से उतरते ही फिर पकड़ लिए गए। तब पिता को देखने के लिए इस शर्त पे ये छोड़े गए कि जब तक देश में रहेंगे किसी राजनीतिक कार्य में भाग नहीं लेंगे। फिर भी छुटकारे में देर हो गई। इनको जब तक जेल से निकले करे वे समय पर घर नहीं पहुंच सके और उससे पहले ही इनके पिता का देहांत तो हो गया। अतः अंतिम समय न तो पिता इनको देख पाए और न ये पिता को देख पाए। इससे सुभाष बाबू का हृदय सरकार के प्रति और भी विरोधी भावना से भर गया। पिता का क्रियाकर्म हो जाने पर उन्हें पुनः विदेश लौटना पड़ा। 2 वर्षों बाद जब वे पुनः भारत आए तो पुराने आदेश के अनुसार पुनः गिरफ्तार कर लिए गए और 1.5 वर्ष तक जेल में रहे। अंत में जब सभी प्रांतों में कांग्रेसी सरकार बन गई तब उन्हें जेल से छुटकारा मिला। सन 1938 में वे हरिपुरा कांग्रेस के सभापति बनाए गए। सन 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ और इस बार भी सुभाष बाबू को सभापति चुना गया। पर गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेता समझते थे कि सुभाष बाबू के विचार बहुत अधिक उग्र हैं। इधर यूरोपीय महायुद्ध भी प्रारंभ हो गया था, अतः पूर्ण सोच विचार कर कदम उठाना उचित था। सुभाष बाबू को यह स्थिति पसंद नहीं आई और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। सन 1940 में रामगढ़ कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर समझौता विरोधी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उसमें बहुत जोशीला भाषण इन्होंने दिया। इसके बाद ब्लॉक हॉल स्मारक को देश के लिए अपमानजनक बतलाकर उसके विरुद्ध आंदोलन इन्होंने छेड़ा। सरकार ने उनको पकड़कर फिर जेल भेज दिया और वहां जब उन्होंने भूख हड़ताल की तो उनकी मांग को स्वीकार करके ब्लैक हॉल को हटाना तो स्वीकार कर लिया, पर साथ ही उनको अपने घर में नजरबंद रहने का आदेश भी जारी कर दिया गया। सन 1941 को 25 जनवरी को कलकत्ता की अदालत में सुभाष बाबू का मुकदमा पेश होने वाला था, पर सुभाष बाबू वेश बदलकर न मालूम कहाँ गायब हो गए और उसी वेश में पेशावर पहुंचकर काबुल पहुंचे। वहां से स्थल मार्ग द्वारा ही यात्रा करते हुए जर्मनी पहुंचकर इंग्लैंड के कट्टर शत्रु हिटलर से भेंट की। फिर एक गोताखोर नाव द्वारा वे जापान पहुंचे। उस समय जापान ने अंग्रेजों द्वारा अधिकृत बर्मा पर आक्रमण करके अपना शासन स्थापित कर लिया था। सुभाष बाबू ने वहां जाकर पकड़े हुए भारतीय सैनिकों और अन्य भारतवासियों
को मिलाकर आज़ाद हिंद सेना बनाई और एक आज़ाद हिंद सरकार भी स्थापित कर दी। इनकी तरफ से अंग्रेजों पर हमला किया गया और इम्फाल आसाम में एक बड़ी लड़ाई हुई। कुछ समय बाद अंग्रेजों की कितनी ही नई सेनाओं के आ जाने से आज़ाद हिंद सेना जो थी उसको पीछे हटना पड़ा। इस प्रकार सुभाष बाबू अंग्रेजों को भारत से हटाने की चेष्टा करते रहे, जिसका भारतवर्ष तथा संसार के अन्य देशों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। परंतु अगस्त 1945 में जब जापान ने हार कर आत्मसमर्पण कर दिया तो आज़ाद हिंद सेना भी भंग कर दी गई और सुभाष बाबू एक हवाई जहाज में जापान जाते हुए जहाज के गिर जाने से मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देश के इस महान क्रांतिकारी आत्म बलिदानी के जीवन का असमय ही अंत हो गया। धन्यवाद।